चलो बेटा अब इधर ध्यान दे, आवाज बिल्कुल नहीं, बिल्कुल इधर फोकस। ठीक है, अगर कोई दिक्कत है तो इधर सबसे पहले ध्यान दे दो इधर। आइसोमेरिज्म हमारा चल रहा था, और आइसोमेरिज्म में हमने सिंपल बात यह की थी कि भाई अगर हमारे पास दो ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, सेम होगा, और स्ट्रक्चर क्या होता है, डिफरेंट। तो ये हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। इसके बाद बेटा एक बात ध्यान रखो, आइसोमेरिज्म के दो टाइप थे हमारे पास। कौन सा था? फर्स्ट वन इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड स्टीरियो आइसोमेरिज। हमारे पास ये था। अब इसमें देखे हमने जो किया था वो ये किया था बेटा कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कई बार बेटा, इसको हम कर चुके हैं। बस थोड़ा सा 2 मिनट का हम रिवाइज करेंगे फिर आगे बढ़ जाएंगे कि हमारा टॉपिक चल कर आ रहा था। सबसे पहले हमारे पास कौन सा था? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू 6 टाइप। चेन आइसोमेरिज्म था हमारे पास। सेकेंड वन था बेटा हमारे पास कौन सा? पोजीशन आइसोमेरिज। सेकेंड वन था हमारे पास, थर्ड वन, फंक्शनल आइसोमेरिज। बेटा भाई मैं पूछने वाला हूं इसी में से, एक बात ध्यान रखना है। मेटामेरिज, टॉटोमेरिज, and next one is called ring chain आइसोमेरिज। और इसके बाद बेटा ये जो चीज है हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म बेटा 12th क्लास में पढ़ते हैं। ठीक है, वैसे है तो सिंपल। एक होता है बेटा ज्योमेट्रिकल और एक होता है आपका कौन सा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज। है तो ये भी सिंपल। अगर आपको इसका लेक्चर चाहिए होगा तो लेक्चर 12th क्लास का पढ़ा हुआ है, वो आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। तो हमारे पास एक बात ध्यान रख लो, सबसे पहले स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में हमें इतनी आइसोमेरिज्म पढ़नी थी, और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में बेटा हम चेन आइसोमेरिज्म में पढ़ चुके थे, हम पोजीशन आइसोमेरिज्म में पढ़ चुके थे, हम फंक्शनल आइसोमेरिज्म में पढ़ चुके थे। हमारे पास कौन सा था? मेटा आइसोमेरिज, टॉटोमेरिज, और आज हम कवर करेंगे रिंग चेन आइसोमेरिज। तो 3 तरीके की आइसोमेरिज्म हम कवर करेंगे। इससे पहले बेटा एक बात ध्यान रख लो, अगर आप कॉपी रख के, मतलब कहने का मतलब मैंने यहां पढ़ाया और घर पे कॉपी रख दी, फिर दूसरे दिन उठे वो कॉपी लेके चले आए, तो बेटा ऐसी कहीं पर भी आप नहीं पढ़ पाएंगे और कहीं पर भी आपका क्लियर नहीं हो पाएगा। मेरा पहला प्रोसेस ये है बेटा, जब भी आप पढ़ें ध्यान रखना है जो मैं पढ़ा रहा हूं शुरू से लेके, एक ही बात मैंने कही है, जो मैं पढ़ाऊं वो घर जाके रिवाइज कर लो। बस रिवाइज करने के बाद दूसरे दिन आओ, अगर आपका कोई क्वेश्चन बनता है तो आप वो क्वेश्चन मुझसे पूछ ले कि सर मेरे को यहां पर समझ में नहीं आया। और ये भी मैंने कहा है कि जब क्लास आपकी चल रही होती है तो हो सकता है बल्क में जो बच्चे बैठे हुए हैं तो एक बार हो सकता है कि दिमाग से ऊपर से चला जाए, तो इसलिए आप क्लास के बाद रुक के 2 मिनट में आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो आपके अगर डाउट अगर हल्के हल्के बढ़ते जाएंगे, आज बेटा 1 चैप्टर, आज 3 टॉपिक हुए, फिर कल 6 हो जाएंगे, फिर 9 हो जाएंगे, इस तरीके से बेटा एक कॉपी बन जाती है। फिर एक ही बात आती है आपके दिमाग में, यार केमिस्ट्री बहुत टफ हो गई या फिजिक्स बहुत टफ हो गई, या जो भी आप करेंगे, जिसको आप नहीं करेंगे रेगुलर प्रैक्टिस वो टफ ही होती जाएगी। तो ध्यान रखें बिल्कुल इधर की तरफ, और पढ़ के जरूर आए बेटा। हमारे पास आया बेटा, अब हम आ रहे हैं मेटामेरिज्म पे। ठीक है, ये हम कवर कर चुके हैं, जिसको ये देखना है तो वो प्रीवियस लेक्चर्स अपने देख लेगा। ठीक है, ठीक, तो देखें नेक्स्ट वन हमारे पास आ गया। अब हम पढ़ेंगे बेटा मेटामेरिज, और मेटामेरिज में देखो किस तरीके से, वैसे आपको स्ट्रक्चरल में कुछ ज्यादा नहीं पढ़ाया था। ठीक है, इधर देखें क्या करेंगे। हमारे पास है, हम एडिंग डाल रहे हैं मेटामेरिज। अब मेटामेरिज बड़ा सिंपल है।
मेटामेरिज्म का मतलब यह है कि बेटा अगर हमने देखा कि आइसोमेरिज्म में क्या होते हैं, दो आइसोमर्स होते हैं, इसमें बेटा मेटामर्स होते हैं। क्या होते हैं? मेटामर्स भी बोलते हैं। जैसे हम आइसोमर्स बोलते हैं, इनको हम क्या बोलेंगे? मेटामर्स। और अगर दो मेटामर्स होंगे तो बेटा ध्यान रखना, अगर हमारे पास मेटामर्स एक से ज्यादा ही तो हो सकते हैं, तो ध्यान रखना मेटामर्स बनते ही जब ही है। तो सबसे पहले ध्यान रखें, अगर हमारे पास मेटामर्स हैं तो बेटा वो कैसे डिफरेंट होंगे? तो उनके दोनों तरफ, जैसे मैंने ये फंक्शनल ग्रुप लिखा ओ, ये मैंने ओ लिख दिया। अब आप देखो मैं इसकी क्या डेफिनेशन लिखवाने वाले हैं। तो मैंने इधर लगाया एक एल्काइल ग्रुप CH3, ये फंक्शनल ग्रुप है मेरे पास, और दोनों तरफ क्या लग रहा है? एल्काइल ग्रुप। तो देखें हमने यहां पर लगाया CH2 और फिर लगाया CH2 और फिर लगाया CH3, कोई दिक्कत? अब अगर मैं यहां पर क्या करूं बेटा, मेटामर्स हो चाहे आइसोमर्स हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? बिल्कुल क्या होगा? सेम। जितने कार्बन यहां पर है उतने ही कार्बन इधर होंगे, जितने ऑक्सीजन यहां पर है यहां पर होंगे। तो यहां पर मैं देखो इस तरीके से इसको बनाता हूं, इसका मेटामर बनाता हूं, तो ये हमारे पास आ गया CH2 CH3। दोनों में क्या अंतर है? यहां पर बस ये है कि जो फंक्शनल ग्रुप है उसके अराउंड जो एल्काइल ग्रुप है वो डिफरेंट है बस, ठीक है। द मेटामर्स इन विच द एल्काइल ग्रुप्स आर डिफरेंट अराउंड द फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल जो आपका है उसके दोनों तरफ, कुछ नहीं पढ़ने की बात है, बस इतना ही करना है कि घर जाके इसको रिवाइज करना है। मेटामर्स जैसे हो गया 12th क्लास में बेटा एमीन्स में क्वेश्चन आते हैं कि इसमें आइसोमेरिज्म बताइए, तो वहां पर आपको आइसोमेरिज्म पूरी मेटामेरिज्म नहीं पढ़ाई जाएगी, आपको बताया जाएगा कि इसमें मेटामेरिज्म है। तो मेटामेरिज्म आप कैसे पहचानेंगे? जब आपने पढ़ रखी होगी। तो जो फंक्शनल ग्रुप है उसके दोनों तरफ देखो, केवल किसका डिफरेंस है दोनों मेटामर्स में? केवल किसका? एल्काइल ग्रुप का। यहां पर एल्काइल ग्रुप किधर क्या है? मिथाइल। और इधर क्या है? प्रोपाइल। और ये देखो यहां पर क्या है? इथाइल। और इधर भी क्या है? इथाइल। क्या और भी इसके मेटामर्स बन सकते हैं क्या? क्या इसके स्ट्रक्चर को हम और कुछ मॉडिफाइड कर सकते हैं क्या? ठीक है, तो इधर देखो बेटा एक तरीके से और कर सकते हैं इसको। इधर देखें CH3 CH2 CH CH2O और CH3। देखो क्या कार्बन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बराबर है, तो कितने आइसोमर्स बनना है? इसमें कितने हैं? 3, इसमें 6 और 4 10, इसमें देखो इसमें भी 10, इसमें देखो 3 और ये देखो 3, बस ये देख लिया, बोले 9 है। अब तो हो गए 10, तो इसके कितने मेटामर्स बने? हमारे पास 3। तो ध्यान रखना द मेटामर्स आर डिफरेंट, आर डिफर क्या होंगे बेटा? एल्काइल ग्रुप क्या होंगे? तो फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग अराउंड क्या होंगे? डिफरेंट डिफरेंट। तो लिखेंगे इन दिस आइसोमेरिज्म, in this isomerism the metamers are different in this isomerism the metamers are different due to different alkyl groups are present around the functional group। फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप्स क्या होंगे बेटा? डिफरेंट होंगे, तभी वो क्या कहलाएगा? मेटामर्स। अब बेटा एक बात ध्यान रख लो यहां पर क्लियरली, अगर मैं इसको एक बात ध्यान रखो, अब आपसे नाम पूछा जाए और ये नेम हम IUPAC नेम करा चुके हैं बेटा आपको, इसमें हम क्या कर सकते हैं? ये मेटामर्स कहलाए और 3 मेटामर्स बने, एग्जाम्पल आपने लिख लिया, फिर हम इसका नेम लिख के दिखाओ मेरे को, कौन बच्चा लिख सकता है? फटाफट एग्जाम्पल लिख लो बेटा, एक एग्जाम्पल और लिखते हैं अभी, फटाफट बेटा एग्जाम्पल लिख लो। है? कौन सी वाली? रिडॉक्स की अभी नहीं डाली है मैंने, डाल देंगे तो मुझे मैसेज सेंड कर देना, वो प्राइवेट में आती है क्योंकि उसको इस तरीके से नहीं पढ़ाया ना हमने। ठीक, पेपर आने वाले हैं। हाँ, तो मैं बैलेंसिंग बहुत अच्छे तरीके से समझाई गई है उसमें। मेरी क्लास वहां पे 3 घंटे। अच्छा, कोई नहीं बेटा, एक बात ध्यान रखो, ये तीनों आइसो मेटामर्स बना लो, और एक बात ध्यान रखो
सबसे पहले अगर हम बात करें तो दिस इज कॉल्ड अल्काइल ग्रुप को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, और ये क्या है, और ये क्या है, ये भी अल्काइल ग्रुप है। तो आर किस में आता है, ईथर्स। और ईथर्स में जब आता है तो हम क्या लिखते हैं बेटा, इधर देखो कम कार्बन है, इधर ज्यादा कार्बन है, तो कम वाले कार्बन को हम अकेला लेते हैं, वो इसके साथ लेते हैं, ओ के साथ, और ज्यादा वाले कार्बन को एल्केन में लेते हैं। तो बेटा एक बात ध्यान रखो, इसका नाम लिखने का तरीका, ROR इज कॉल्ड ईथर्स। अब ईथर्स हमारे पास आ गए तो ओ के दोनों तरफ देखो अल्काइल ग्रुप मौजूद है। अब आपको ये तो दिख ही रहा होगा कि यहां पर कार्बन ज्यादा है या यहां पर कार्बन ज्यादा है, कहां कार्बन ज्यादा है, इधर साइड। तो बेटा इसको छुपा लो। अब 3 कार्बन पे क्या आया, क्या आया भाई, प्रोपेन, कोई दिक्कत। और भैया ये तो एल्काइल ग्रुप है, ओ के साथ अगर लग गया तो मिथॉक्सी कहलाता है। जैसे मेथ आता है, एक कार्बन बचा तो इसको आगे क्या लगता है, मिथॉक्सी। तो ये हो गया मिथॉक्सी प्रोपेन। बताओ कोई दिक्कत आई, सिंपल तरीके से। अब इसका नाम लिखो आप, ईथर का नाम, तीनों के नेम अलग अलग आएंगे, उसके नेम लिख के दिखाओ मुझे। दोनों तरफ कार्बन बराबर, एक को ले लो एल्केन में और एक को ले लो ऑक्सी में, भाई क्या हो जाएगा, इथॉक्सी ईथर। अगर हमने यहां देखा तो दैट इज कॉल्ड इथॉक्सी ईथर, मतलब डाई इथॉक्सी ईथर बोलते हैं कॉमन नेम, लेकिन हम इसको क्या लिखेंगे, इथॉक्सी, IUPAC नेम इथॉक्सी ईथेन। कोई दिक्कत, क्योंकि भाई दोनों तरफ बराबर थे, एक को एल्केन में ले लिया, और अगर कोई एल्काइल ग्रुप किसी O के साथ है तो उसे हम ऑक्सी लगा देते हैं, अगर 2 कार्बन के साथ O लगा दिया तो इथॉक्सी। अब एक बात ध्यान रखो, ऊपर वाले का नेम, अब आपको कुछ नहीं करना है, जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं बस वही कॉन्सेप्ट फॉलो करना है। फॉलो देखे, एक बात ध्यान रखो कि हमने ये देखा सबसे पहले कि नंबर ऑफ कार्बन किधर जाता है, बताओ किधर जाता है, इस साइड। इसको छोड़ दो, कथिन इसको रफ कर दूं। अब हो गया हमारे पास। अब ये देखो कितने कार्बन है, 3, इसका नेम लिखो जरा, प्रोपेन। कोई दिक्कत। अब बेटा अब लगा लो, इसका नंबरिंग कर दो, 1 2 3। मैंने कहा था एक तरफ से दूसरी तरफ को निकल जाते हैं। उसके बाद बेटा ऐसा साइड चेन ले लो उसको, OCH3 कितने पे, 2 मिथॉक्सी और प्रोपेन। बात समझ में आई, कुछ नहीं करना है, बस उसको जो साइड चेन मान लिया हमने, OCH3 को क्या मान लिया, साइड चेन। अब देखो ये वाला आ गया बेटा मिथॉक्सी, कितने पे आया, 2 मिथॉक्सी। तो तीनों के नेम देखो अलग अलग आए, इथॉक्सी इथेन, मिथॉक्सी प्रोपेन और 2 मिथॉक्सी प्रोपेन, यानी इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, डिफर होंगी। अब बाकी स्ट्रक्चर तो डिफर है। आगे बढ़े, तो ये मेटामेरिस में आ गया, क्लियर आ गया। अब आगे देखें, इधर देखो, एक में मेटामेरिस में हम और बनाते हैं। तो सबसे पहले हम देखें यहां पर CH3, C डबल बॉन्ड O एंड CH2 CH3। क्या नहीं बना सकते, ये देखो फंक्शनल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप है, एक तरफ एल्काइल ग्रुप CH3 है और एक तरफ क्या है, 3 कार्बन है। तो अपने आप आइसोमर बना लो उसके, बेटा कितने बन सकते हैं, कहीं पर भी चेंज कर लो, मेटामर्स बना लो। पहले तो सेंटर में ले आओ उसको, तो पहला तो यही बनेगा। अगर आप बेटा ध्यान से करोगे तो बड़ी आसानी से ये हमारे पास हो जाएगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और वही बराबर है। अब क्या कर सकते हैं भाई, इसको एक को किस में ले आओ, ब्रांच में, और जब ब्रांच में ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, CH3 CH2 और ये क्या हो जाएगा, CH। ये तो हो जाएगा हमारे पास, तो 3 आइसोमर्स बन गए। अब ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ये कौन सा कंपाउंड बनना है हमारे पास, कीटोन। ये कीटोन ही तो है। अब इसके नेम लिखेंगे, ठीक है। मैं पढ़ रहा हूं अब किस पे, टॉटोमेरिस पे। किस पे पढ़ना है, टॉटोमेरिस। पहले कॉपी लिख लो, कॉपी कर लो मतलब। ओ है, 0 नहीं है। हाँ बेटा बता। अरे स्टॉप कब कर दी थी यार रिकॉर्डिंग, ये बड़ी दिक्कत है।
रिकॉर्डिंग पता नहीं कब की स्टॉप थी। रिकॉर्डिंग स्टॉप ही नहीं करनी है, अब कितनी भी देर हो जाए, हर बार क्लास खराब हो जाती है। बेटा द आइसोमेरिज्म इज अराइजेस बिटवीन दी, लिख लो, द आइसोमेरिज्म, अरे ये कह रहे हैं लिखवा दो, इज अराइजेस, द आइसोमेरिज्म इज अराइजेस बिटवीन दी रिंग आइसोमर एंड किसके बीच में, चेन आइसोमर। द आइसोमेरिज्म विच इज अराइजेस बिटवीन, किसके बीच में कर रही है बेटा, और चेन आइसोमर। कोई दिक्कत? तो सिंपल हो गया। वैसे हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, चलो मैं एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं हमसे, ठीक है? क्वेश्चन, हाँ स्क्वायर बनना है उसका। अब एक क्वेश्चन है बेटा, इसमें देखें, आपको बताना है कि कौन कौन सी आइसोमेरिज्म है। जो बच्चे ध्यान से करे होंगे सारी आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, वो एक क्वेश्चन करके दिखा दो फटाफट। अब मुझे बताएंगे, कोई बोलेगा नहीं, उसमें केवल बताएगा, मैं वहीं आके देख लूंगा उसका। इसमें लिखो राइट विच स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, विच स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इज एग्जिबिटेड, या लाई लिख लो, विच स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इज एग्जिबिटेड बाय फॉलोइंग पेयर्स। आपको बतानी है किस किस में कौन कौन सी आइसोमेरिज्म है। पहला क्वेश्चन है, ये बताना है कि कौन सी आइसोमेरिज्म लाई कर रही है इनके बीच में। हमारे पास दो पेयर दे रखे हैं, दैट इज कॉल्ड एज सी डबल बॉन्ड ओ CH3। कोई बोलेगा नहीं, बस अपनी कॉपी पे लिखेंगे बेटा, CH2 डबल बॉन्ड CHOH एंड CH3 C डबल बॉन्ड OH। थर्ड वन CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 एंड CH3 CH डबल बॉन्ड CH। 6 आइसोमेरिज्म है, उसमें से कोई एक होगी एक में। MCQs नहीं है बेटा, सब में बतानी है कौन कौन सी आइसोमेरिज्म है। चले भाई, हर किसी में आइसोमेरिज्म बतानी है। 6 तरीके के आइसोमेरिज्म पढ़ा दिए मैंने स्ट्रक्चरल में। अब आप दिमाग लगाओ, बेटा किस कंपाउंड में, इसमें कौन सी आइसोमेरिज्म है, दो हमें दे रखे हैं, इसमें कौन सी है, इसमें कौन सी है, इसमें कौन सी। बेटा GOC का तो पार्ट स्टार्ट हो चुका है। कौन सा टॉपिक आप कर रहे हैं बेटा? देखो ध्यान से बेटा, आंसर गलत आ रहा है थोड़ा सा, क्योंकि आपने अभी पोजीशन फंक्शनल वाली कोई नहीं पढ़ रखी है। ध्यान से लगाओ दिमाग। रिजोनेंस आएगा बेटा इसी के बाद, मोहम्मद रियान, इसी के बाद आएगा रिजोनेंस, जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट में पढ़ा रहा हूं। कल से स्टार्ट हो जाएगा इसके टॉपिक्स। एक बार बेटा दिमाग से खुद के देख लो कि क्या करना है। इधर देखो, अब बाकी क्वेश्चन इधर हो गया। सबसे पहले ध्यान रखो, ये हमारे पास है और ये हमारे पास बेटा देखो, ये कार्बोक्सिलिक है, CH3 COOH लिख सकता हूं इसको, दिस इज कॉल्ड कार्बोक्सिलिक। और इधर देखो बेटा, क्या है हमारे पास, CH3 COO, इधर देखिए बेटा HC डबल बॉन्ड O CH3, इसको क्या लिख सकते हो, H
COO CH3 तो लिख सकते हो। तो ये क्या है, ये कौन सा कंपाउंड हमने फंक्शनल ग्रुप लिखा है? इसमें देखें डबल बॉन्ड किसके साथ, OH के साथ। यहां पर क्या है, एल्डिहाइड। ये क्वेश्चन बेटा ध्यान से करेंगे, मैं बस केवल ये बता रहा हूं, मैं कोई सी आइसोमरेज नहीं बताना इसमें। इधर देख लो, CH2 डबल बॉन्ड CH और OH, यही तो हमारे पास। ये कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, 4। इधर बना है CHO, इधर लगा है एल्कोहल, तो फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो गए, अपने आप लगाना है। इधर देखो बेटा, ये डबल बॉन्ड पहले नंबर पे, यहां पर डबल बॉन्ड कौन से नंबर पे, सेकंड नंबर पे। जब डबल बॉन्ड, इधर भी डबल बॉन्ड, फंक्शनल तो नहीं हुआ, क्या हुई, बस पोजीशन चेंज हुई। और जब पोजीशन चेंज होती है तो आपको मालूम है कौन सी आइसोमेरिज्म होती है ना। इधर देख लो, ये हमारे पास देखो NH2 कौन से नंबर पे, फर्स्ट, और ये कौन से नंबर पे, सेकंड। ठीक है, तो ध्यान रखना है किस तरीके से हमें लगाना है, बताएंगे नहीं, आपको करना है बेटा। ठीक है, करके लेके आना, फिर कल बात करेंगे। कर लोगे? हाँ, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में रहा, बस हिंट दे दिया। अब बेटा देखो, नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रॉनिक बेटा एक बात ध्यान रखो, हमारे पास आया इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन कोवलेंट बॉन्ड। तो एक बात ध्यान रखो बेटा, मेरे पास देखें, अगर हमारे पास ये कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन और ये हमारे पास है बेटा हाइड्रोजन, ये हमारे पास है, कोई दिक्कत? एक बात देख लो बेटा, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट का मतलब कोवलेंट बॉन्ड, ये हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड है, और जो इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डिस्प्लेस होंगे, मतलब एक एटम से दूसरे एटम की तरफ, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। लेकिन कब, जब इस पे क्या करेंगे, कोई अदर एलिमेंट क्या करेगा बेटा, अटैक करेगा। तो देखें, अगर कोई अदर एलिमेंट मान लो Cl अटैक कर दिया इस पे, हमारे पास क्या था, इथेन था, और हमारे पास अब क्या बन गया, क्लोरोइथेन, ये तो बना। तो बेटा इसकी जगह हाइड्रोजन की जगह कौन आ गया, Cl। तो बेटा एक बात ध्यान रखो, अदर एलिमेंट ने अटैक कर दिया और अदर एलिमेंट आके इससे अटैच हो गया। तो हुआ क्या, अगर हम देखें तो बेटा फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। कैसे बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब एक बात ध्यान रखो, जब इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो बेटा इनका टेंडेंसी टू, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब क्या होता है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन। तो बेटा अगर मैं देखूं तो जैसे हमने ये बॉन्ड बनाया, बहुत ध्यान से देख लो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसके बाद जो हाइड्रोजन ने बॉन्ड बनाया होगा कार्बन के साथ, वहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स रखे होंगे वो बेटा बीच में रखे होंगे यहां पर, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग क्या होती है, लगभग इक्वल होती है। और यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे बेटा क्या होंगे, यहां पर देखो, एक हाइड्रोजन का एक कार्बन का इस तरीके से रखा होगा और दोनों के बीच में हो रहा होगा, बिल्कुल बीच में। यहां पर देखो, कार्बन कार्बन तो सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, बिल्कुल कार्बन कार्बन है, तो यहां पर भी जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या होंगे, बिल्कुल बीच में। यहां पर भी ऐसा ही कुछ केस होगा, हाइड्रोजन और इसके इलेक्ट्रॉन्स बीच में, यहां पर बेटा इसके बीच में। लेकिन यहां पर देखो, यहां पर क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो ये क्या करेगा बेटा, जो इलेक्ट्रॉन्स बीच में होने चाहिए थे, जो इलेक्ट्रॉन्स बीच में होने चाहिए थे वो क्या करेगा, ये अपनी तरफ को अट्रैक्ट कर लेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या हो गया, द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट दी इलेक्ट्रॉन। तो बेटा अगर मैं क्लोरीन का बनाऊंगा तो क्लोरीन इन एटम को, इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या कर लेगा, खींच लेगा। और जब खींच लेगा तो दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। अगर कोई अदर एटम किसी एटम पर या किसी ग्रुप ऑफ एटम पर अटैक करता है तो जो इलेक्ट्रॉन्स डिस्प्लेस होते हैं दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। हाँ, अब ऐसा हो सकता है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव लगा दूं, इलेक्ट्रॉन देने वाले लगा दूं,
तो वो किधर की तरफ करेगा, तो कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा तो कार्बन की तरफ हो जाएगा। तो ध्यान रखें बेटा, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट पहले दिमाग में समझ लो कि क्या चीज है। इसमें इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, रिजोनेंस और आपका क्या आएगा, हाइपर कॉन्जुगेशन आएंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन कोवेलेंट बॉन्ड। देखो कोवेलेंट बॉन्ड में बेटा इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट हुआ। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स बीच में ना आके या तो एक एटम के दूसरी एटम की तरफ क्या हो गए, डिस्प्लेस हो गए। लेकिन किसकी तरफ डिस्प्लेस हुए, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ जब हुए बेटा, एक बात ध्यान रख लो। तो बेटा एक बात मेरी ये बताएं, जब हमारे पास Na होता है और Cl होता है, और हम जब इलेक्ट्रॉन बनाते हैं तो क्लोरीन के आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7। और सोडियम के आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1। अच्छा भाई, ये भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है और ये भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है, ये सबको मालूम है। तो बेटा ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देता है, और जैसे ही ट्रांसफर करता है ये आ जाता है Na+ और ये आ जाता है Cl नेगेटिव। और जैसे ही इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं Na+ का तो 2 8 और इसका होता है 2 8 8, दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब बेटा यहां पर एक बार बताओ मुझे, इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर हुआ या नहीं, Na का, Na ने किया नहीं किया, तो पूरा पॉजिटिव चार्ज आया नहीं आया, इस पे पूरा नेगेटिव चार्ज आया नहीं आया। लेकिन बेटा यहां पर पूरा ट्रांसफर नहीं हुआ, यहां पर बस इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह थोड़ा सा शिफ्ट हुए हैं, यहां पर ट्रांसफर नहीं हुआ है, यहां पर क्या हुआ है, एक शिफ्ट हुए हैं। तो बेटा ध्यान रखना, जिसकी तरफ जो इलेक्ट्रॉन लेता है उस पर कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव। तो थोड़ा सा डिस्प्लेस हुआ इसलिए थोड़ा सा नेगेटिव, और थोड़ा सा इधर से डिस्प्लेस हुआ तो थोड़ा सा पॉजिटिव। किसकी तरफ से डिस्प्लेस हुआ था, कार्बन की तरफ से, हाँ क्लोरीन की तरफ हुआ था ना। तो क्लोरीन की तरफ बेटा इधर में जिसको देते हैं उस पर पूरा नेगेटिव आया था, यहां पर थोड़ा सा शिफ्ट हुआ है इसलिए थोड़ा सा नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव। और ये क्या करेगा, पार्शियल पॉजिटिव। तो मेरी बात समझ रहे हो, कहने का मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, तो लिख लो उसमें। जब पहले तो ये बात ध्यान रख लो, जब कोई अदर एटम, अदर स्पीसीज किसी एटम पे या किसी ग्रुप ऑफ एटम पे अटैक करता है, तब बेटा क्या होते हैं, तब इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, डिस्प्लेस होते हैं। और बहुत सारी हमें अभी प्रॉपर्टीज अभी देखने को मिलेंगी, तो फटाफट लिख लो इसमें। when the other species attack on the atom or group of the atom, when the, क्या लिखवाया मैंने, on the atom or the group of the atom, ठीक है। तो then group of the atom। अब एक बात ध्यान रखो बेटा, कार्बन से या तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा या तो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। then the electrons of covalent bond क्या कर रहा है बेटा, displace towards more electronegative atom। भाई किसकी तरफ जा रहा है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ जा रहा है। लेकिन ये बेटा क्या बात है, ठीक है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ क्या हो रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है। तो दिस इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा बेटा, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। पहले इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट समझ लो, और बहुत सारी चीजें इसमें आएंगी, अभी देखेंगे। बेटा कॉपी बंद मत करो, अभी टाइम है। लिख लिया, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक। नेक्स्ट वन देखे, लिख लेंगे नीचे, द फॉलोइंग इफेक्ट आर ऑब्जर्व। कौन से, द फॉलोइंग इफेक्ट आर ऑब्जर्व। कौन सा पहला है इंडक्टिव इफेक्ट, सेकेंड वन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। इतने जो है वो ऑब्जर्व होंगे बेटा। कौन कौन से इफेक्ट आपको ऑब्जर्व होंगे वो देखेंगे। और ड्यू टू किसकी वजह से, इलेक्ट्रॉनिक की वजह से, है ना।
रिजोनेंस। ये हम देखेंगे। आप हल्का हल्का करके अब हम किस पे पढ़ेंगे? इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, रिजोनेंस एंड हाइपर कॉन्जुगेशन। एक एक करके इस टॉपिक को कवर करेंगे। कल हम करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट को कवर, और क्वेश्चन जो मैंने दिया वो कर लेना, कोई भी क्वेश्चन हो क्लियर हो जाना है, ठीक है? ओके बेटा, जो क्वेश्चन दिया है बेटा आज कर लेना, ठीक है?